गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 जनवरी 2023। तो आज के करंट अफेयर है, यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27वां देश कौन सा है। यूरोपीय संघ आप जानते होंगे, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यानी कि EU, यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर शामिल होने वाला जो 27वां देश है वह कौन सा है, तो यह क्रोएशिया। यूरो को अपनाकर व सीमा चौकियों को समाप्त कर यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27वां देश बना है। क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन यूरो को अपनाने के लिए उसे आर्थिक नियमों को पूरा करने में समय लगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, कि हाल ही के अंदर यूरोपीय संघ के अंदर शामिल होने वाला 27वां देश कौन सा है, या अभी लेटेस्ट जो नवीनतम देश शामिल हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्रोएशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि वायरो वोर किससे संबंधित है। वायरो वोर किससे संबंधित है, तो वायरस खाने वाले जीव की खोज हुई है। वायरस खाने वाले जीव की, जिसे वायरो वोर नाम दिया गया है, यह हेल्टेरिया की एक प्रजाति है जो मीठे पानी में रहती है। ये वायरो वोर क्लोरो वायरस को खाकर जिंदा रहते हैं। तो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलता ही है, तो वायरस को खाने वाला भी वायरस हमें मिल गया है, उसका नाम क्या है, वायरो वोर। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर वायरो वोर समाचारों में रहा, यह क्या है, तो यह एक तरह का क्या है, वायरस खाने वाला जीव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि क्या होती है, जो अंधे लोग होते हैं ना, उनको पढ़ने के अंदर ये सहायता की जाती है। और विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती होती है और 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो 4 जनवरी को मनाया गया। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि 2023 आ चुका है, तो 2023 के अंदर सब लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें होती है। ऐसे ही प्रत्येक देश की भी कई उम्मीदें होती हैं जिनको वो आने वाले समय में प्रोग्राम करता है और उनको पूरा करने का पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही इंडिया है, तो इंडिया का स्पेस एजेंसी कौन है, तो इसरो है, ठीक है। और इसरो की स्थापना कब होती है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये क्या न्यूज़ है कि इसरो दिखेंगे कई बड़े और साहसिक अभियान किसके, इंडिया के, और इंडिया में किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आगामी महीनों में जहां चंद्रयान 3, आदित्य L1 समेत अनेक अभियानों को लॉन्च किया जाएगा, तो वहीं स्पेस एप्लीकेशन में कुछ स्टार्टअप्स भी दिखेंगे। जानते हैं 2023 में इसरो के प्रमुख अभियानों के बारे में। आदित्य L1 क्या है, तो आदित्य L1 इसरो और अन्य भारतीय शोध संस्थानों द्वारा विकसित यह अभियान मार्च 2023 में लॉन्च हो सकता है। इसका उद्देश्य सूर्य की भौतिकी और सौरमंडल में तारों की विकास की प्रक्रिया को समझना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि आदित्य L1 से आप क्या समझते हैं, तो यह एक सूर्य अभियान है। क्या है, सूर्य अभियान है, जिसके अंदर अपन सूर्य की जो ऊपरी बाहरी जो परत है, ठीक है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। उससे तात्पर्य है कि आदित्य L1 कुल 7 पेलोड होंगे। इसके ऊपर पेलोड कितने होंगे, 7 पेलोड होंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परत की जानकारी एकत्र करेंगे। बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना। L1 ऐसा बिंदु है जहां से सौर तंत्र की गतिविधियों का बेहतर अवलोकन किया जाता है। तो L1, तो L का मतलब यहाँ पे है लैग्रेंजियन पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य के ऊपर जो नज़र रखने का जो पॉइंट है, वो यहाँ से सटीक आपको जानकारी मिल पाएगी सूर्य की। फिर है RLV LEX मिशन। RLV LEX मिशन, ये क्या है, तो यह एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का पहली बार रनवे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। रनवे लैंडिंग, जैसे कि जो हवाई जहाज टेक ऑफ और लैंड करता है उसको रनवे कहा जाता है, वैसे ही यह भी है। RLV TD की संरचना एयरक्राफ्ट जैसी है, जिसमें लॉन्च व्हीकल तथा एयरक्राफ्ट दोनों की जटिलताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। इसका प्रयोग फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग और पावर्ड क्रूज फ्लाइट तकनीकों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अन्य देशों को जिनके पास ये लॉन्च व्हीकल नहीं है, उनके जो सैटेलाइट वगैरह हैं उनको पहुंचाने के लिए भारत कुछ चार्ज करेगा और उससे इनकम होगी और उससे GDP के अंदर वृद्धि होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर जो मिशन है कौन सा,
गगनयान। तो गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन के बारे में जैसा कि मैं आपको बताऊं, DRDO। तो DRDO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। चलो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है DRDO का, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंडिया की है, ठीक है, और काफ़ी मिसाइलें वगैरह ये बनाता रहता है। तो DRDO और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसरो देश का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान 2024 में प्रस्तावित है। कब है? 2024 के अंदर। और गगनयान, अगर आपसे पूछा जाए कि गगनयान से आप क्या समझते हैं, तो यह है इंडिया का पहला 2024 के अंदर लॉन्च होने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान होगा। उससे पहले मानव रहित अभियानों में गगनयान फर्स्ट और गगनयान 2 का परीक्षण होना है। साल के आखिरी महीनों में इसरो द्वारा गगनयान प्रथम के परीक्षण की उम्मीद है। इसके जरिए ह्यूमन रेंटेड लॉन्च व्हीकल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जब लॉन्च होगा तो 2024 के शुरुआती यानी कि जनवरी फरवरी में लॉन्च होने की अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे तो काफ़ी देश जब पहुंच चुके हैं अंतरिक्ष में मानव युक्त अभियान, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका पहुंच चुका है, रूस भी पहुंच चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है चंद्रयान 3? तो वर्ष के मध्य में GSLV MK3। तो ये क्या है? ये अब तक का इंडिया का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज्ड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल नाम। MK3 के माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान साल 2019 में चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, ठीक है, जिसके अंदर विक्रम और प्रज्ञान रोवर और लैंडर थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होगा। तो ये आंशिक सफल हुआ था, पूरी तरह से फेल तो नहीं हुआ था, लेकिन ये आंशिक सफल हुआ था। हालांकि लैंडिंग जो रोवर की जो लैंडिंग है वो नहीं हो पाई थी, उसी समय ये क्रैश हो गया था। इसे देखते हुए पिछले दोनों अभियानों के मुकाबले इसरो रोवर की क्षमताओं को और बढ़ाने में लगा है। यह चंद्रमा की सतह से ऊपर पहले से मंडरा रहे पूर्ववर्ती ऑर्बिटर का प्रयोग करेगा। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग है और इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई तरह के सुधार भी किए गए हैं। नेक्स्ट है SSLV और निजी क्षेत्र की भागीदारी। SSLV और निजी क्षेत्र की भागीदारी। इसरो निजी क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो की निजी क्षेत्र की जो कंपनी है वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पेस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। विशेषकर स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और सहायता दे रहा है। इससे वह अरबों डॉलर के स्मॉल सैटेलाइट मार्केट निवेश को आकर्षित करेगा। बीते नवंबर में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का परीक्षण किया गया। हमने पढ़ा था विक्रम एस, ठीक है। अर्थ इमेजिंग सेक्टर, छोटे सैटेलाइट के लिए रॉकेट को विकसित करने, सैटेलाइट के लिए सस्ता ईंधन तैयार करने जैसे कार्यों में आने वाले महीनों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ सकती है। इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी को नवाचार मिलेगा, ठीक है, और उससे क्या कम लागत पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो भी सैटेलाइट वगैरह है वो अपन को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पर क्वालिटी अपने आप निखर कर बाहर आती है। निसार मिशन। तो निसार मिशन क्या है? तो नासा और इसरो का, निसार मिशन मतलब अमेरिका की जो नासा है, ठीक है, स्पेस एजेंसी, और इसरो जो भारत की है, उन दोनों का संयुक्त रूप का ये मिशन है निसार मिशन। यानी कि नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का साझा अभियान है, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसी पृथ्वी की सतह पर होने वाले संरचनागत बदलावों को जानने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। इस मिशन को इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, मतलब 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि इसकी कोई तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। संभावना इसलिए बोला मैंने। इसे पृथ्वी की कक्षा में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, जिससे पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री जलस्तर, बर्फ की सघनता और भूतल से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकेगी। आई होप आपको ये प्रमुख जो भारत के 2023 में आने वाले अभियान, ठीक है, लॉन्च करने वाले जो अभियान हैं उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा हेल्थ के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लोग कहते हैं ना कि एक कहावत आती है कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर्दी में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है लोगों की, और बढ़ती उम्र के साथ तो ये और भी ज़्यादा कमज़ोर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठंडे मौसम और सूखी हवा से 50% तक कम हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। आप और हम तो जवान हैं, तो अपन तो खैर अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, उनको यह सर्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 20 मिनट ब्रिस्क वॉक, ठीक है, पर्याप्त पानी और रेनबो फूड सहित इन 5 फैक्टर से इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। अब वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, जानते हैं। जानिए रोजाना के 5 तरीकों से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले भोजन।
तो खाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शरीर के लिए, ठीक है। पोषण के लिए अलग अलग रंग व स्वाद की चीज़ें जरूरी, जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। भोजन में पोषक तत्वों को मिनरल्स में शामिल करने का सही तरीका है, ठीक है। जैसे कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, जिसमें मीठे खट्टे नमकीन कड़वे स्वाद वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हर तरह का चीज़ खाना चाहिए इंसान को, ठीक है, ताकि उससे हर तरह का विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल सके। पानी, तो पानी शरीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए एंटीबॉडी सक्रिय होती है। शरीर की लगभग सभी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह के संक्रमण से निपटने के लिए इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कि आई जी ए, ठीक है, नाम का एंटीबॉडी सबसे पहले डिफेंस लाइन में रूप में सामने आती है। ये तभी सही तरह से काम करती है जब हम अच्छी तरह से हाइड्रेट रहे, अच्छी तरह से पानी पिए। एक अडल्ट इंसान को दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। और कल अपन ने देखा था कि पानी से जब जितना ज़्यादा आप लिक्विड कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो एज है, ठीक है, वो जो आपकी एजिंग है वो कम कर देगी, ठीक है। और बॉडी को आराम मिलेगा, जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको आराम मिलेगा। पाचन, तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। 80% इम्यून सेल्स आंतों में ही पाए जाते हैं, तो छोटी आंत बड़ी आंत में ही पाए जाते हैं। साल 2021 में न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित शोध के अनुसार हमारी आंतों में शरीर की लगभग 70 से 80% इम्यून सेल्स होती है। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए इससे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जैसे अच्छे माइक्रोबायोम की आवश्यकता होती है। आंतों को स्वस्थ रखने का तरीका पर्याप्त मात्रा में हाई फाइबर लेना। फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो जो रेशेदार फल और सब्जियां होती हैं उनको खाने से फाइबर मिलने के पूरे चांस होते हैं। मूवमेंट, तो 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ब्रिस्क वॉक क्या होती है? विभिन्न शोधों में स्पष्ट हो चुका है कि 20 मिनट की एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को पंप करने के साथ ही शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट डालती है। 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी मूड को बेहतर कर सकती है, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है। दोनों ही इम्यून फंक्शन बेहतर करने में मदद करते हैं। यदि सीटिंग लंबी है तो लगभग 1 घंटे ब्रेक लेकर मूवमेंट जरूर करें। तो आजकल जैसे कि आपने देखा होगा जो स्मार्ट वॉच वगैरह आती है, ठीक है, उनके अंदर एक फंक्शन होता है सीडेंट्री होता है, जिसके अंदर अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो वो आपको अलर्ट मैसेज करती है कि आप उठें और थोड़ा घूमें। तनाव, तो योग करें। यह स्ट्रेस रेस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। हल्का तनाव इम्यून सिस्टम में फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था कि हल्के हल्के तनाव लेने से जो आपकी मेमोरी पावर है वो बढ़ती रहती है और काफ़ी लंबे समय तक वो बरकरार रहती है। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये तनाव यदि लंबे समय तक बना रहता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। तनाव मैनेज करने के लिए योग और ब्रीदिंग तकनीक ज़्यादा कारगर है। ये वेगल नर्व को एक्टिव करती है और वेगल नर्व स्ट्रेस रिस्पॉन्स की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद है कि मोटा अनाज हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी खा सकते हैं। तो मोटा अनाज, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोटा अनाज को थोड़ा एनहेंस करना चाहिए, ठीक है, लोगों को जागरूक बनाए कि मोटा अनाज खाएं, उससे क्या इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर। तो मोटा अनाज पेट के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। बाजरे और मक्के की रोटी तो सर्दी के अंदर खाना ही चाहिए, ठीक है। और शुगर के मरीज भी मोटा अनाज खा सकते हैं ताकि उनकी जो डायबिटीज़ का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। तो मोटा अनाज तो खाना ही चाहिए इंसान को, और सर्दी में खासकर। सुपर ब्रेन योग। अब जैसे आप बचपन में थे, बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे, ठीक है, तो टीचर जब आप होमवर्क नहीं करके लेके जाते होंगे तो टीचर आपसे उठक बैठक लगवाता होगा कान पकड़ कर, ठीक है। तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक था। क्या था? साइंटिफिक लॉजिक था कि आपको एक तो सजा का सजा मिल जाए और ऊपर से आपका दिमाग भी तेज हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ये देखिए, थोपू कर्णम पोज यानी उठक बैठक करने से तेज होता है दिमाग। तभी मैं सोचूं आपका दिमाग इतना तेज कैसे, क्योंकि आपने बचपन में काफ़ी उठक बैठक की है, ठीक है। तो ये क्या है कि उठक बैठक करना यदि सजा लगता है तो एक बार फिर सोचिए। दरअसल यह सुपर ब्रेन योग है। इसमें तमिल के थोपू कर्णम पोज कहा जाता है। यह न केवल एकाग्रता बल्कि मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ाता है। इससे पूरे शरीर को फायदा मिलता है। 3 स्टेप में करें यह पोज, ठीक है। तो उठक बैठक तो आप सभी जानते हैं, तो पोज वोज करने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1, पैरों को थोड़ा फैलाकर सीधे खड़े हो जाए। जीभ को तालू से सटा लें। तालू मतलब जो ऊपर का पार्ट है ना, जैसे मुंह है, ठीक है, मुंह का जो ऊपर का पार्ट है उसको तालू कहते हैं, तो उसके ऊपर सटा लें। स्टेप 2, बाएं हाथ से दाएं कान को और दाएं कान को बाएं हाथ से पकड़ लें, ठीक है, और अंगूठा सामने की तरफ और उंगली कान के पीछे की तरफ रखें। दाएं कान का निचला हिस्सा मस्तिष्क के बाएं हिस्से से प्रभावित करता है और दाएं हाथ के बाएं कान के निचले हिस्से से पकड़ें। यह मस्तिष्क के दाएं हिस्से को प्रभावित करता है। स्टेप 3, अब कानों को इस अवस्था में पकड़े हुए 10 से 12 स्क्वाट यानी कि उठक बैठक लगाएं। बैठते समय नाक से सांस लें, जबकि छोड़ते समय मुंह से सांस छोड़ें, ठीक है। तो इससे क्या, आपका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
दूसरा है ब्रीदिंग ट्रेनर, फेफड़ों की क्षमता ये बढ़ाता है। तो ब्रीदिंग तो ये है ही कि वो रामदेव बाबा करते हैं ना, एक नाक बंद करके फिर सांस लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा नाक बंद करके फिर सांस लेते हैं। तो ऐसे क्या है, एरोफिट कंपनी ने ये डिवाइस बनाई है। डिवाइस ब्रीदिंग पैटर्न को नियंत्रित कर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है। दावा है कि प्रतिदिन 5 से 10 ब्रीदिंग ट्रेनिंग फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर एनर्जी बढ़ाती है। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट को जल्दी बढ़ने नहीं देती है। इसके अलावा नींद की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। तो अपन को तो ये के डिवाइस की ज़रूरत है नहीं, अपन तो वैसे ही कर लेंगे रामदेव बाबा को देखकर। रोज़ 3 मिनट का हार्ड वर्कआउट भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद। तो 3 मिनट तो अपने बॉडी के लिए निकाल ही सकते हैं यार, चाहे कितना भी शेड्यूल एकदम बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, 3 मिनट तो अपनी बॉडी के लिए निकाल ही सकते हैं। और पहला सुख निरोधी काया, बाद में घर में माया। तो पहला अगर आपका बॉडी ही अगर आपका साथ नहीं देगी तो पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। तो 3 मिनट एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए आपको, ये रेजोल्यूशन ले लो आप 2023 के अंदर, आपको 3 मिनट एक्सरसाइज तो करनी ही है। फिर उसके 3 मिनट एक्सरसाइज हार्ड वर्कआउट, ठीक है, और 3 मिनट हार्ड वर्कआउट और 5 मिनट आपको ध्यान योग के अंदर बैठना है और अपना जो फोकस है वो आपको दोनों आंखों के बीच के अंदर लगाना है। इससे आपको फायदा मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ। 3 मिनट एक्सरसाइज का मतलब तेज दौड़ और तेज साइकिलिंग करना है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो हार्ड वर्कआउट करने से बचें। गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो ही हार्ड वर्कआउट से बचें, बाकी आप आप योग तो कर ही सकते हैं। बधिर लोग मतलब गूंगे लोग, बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं, ठीक है। जो गूंगे लोगों के जो बच्चे हैं, ठीक है, मूक बधिर जो भी होते हैं, उनके बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं, वे अधिक संवेदनशील होते हैं और दूसरी भाषा जल्दी सीख जाते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि जो अंग, ठीक है, जो अंग काम में नहीं आता है तो उसके अन्य अंग अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे कि लोग जो देखने के अंदर जो असफल होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, उनकी सुनने की क्षमता इतनी पावरफुल होती है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो बच्चों को कम उम्र में ही जिम्मेदारी लेने का भाव आ जाता है। तो इसका बेसिक नॉलेज तो यही है कि आपके पास तो सब कुछ होने के बाद भी अगर आप नहीं सीख पाते हो तो आप इनसे मोटिवेट हो सकते हैं कि जो बधिर लोगों के जो बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और उनके वो अति संवेदनशील होते हैं और दूसरी बात जल्दी सीख जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि छुट्टियों के अंदर 50% कर्मचारी 4 घंटे तक काम कर रहे हैं, इससे इससे इसका सेहत पर असर पड़ रहा है, रिफ्रेश नहीं हो पा रहे। तो ये तो आप मतलब क्या बताएं, आप स्ट्रेस है, ठीक है, तो काम का स्ट्रेस है, जिम्मेदारियां बहुत है, EMI चुकानी है। तो इंसान ने क्या, जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने जो मानव है उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने खर्चे इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि उसको पूर्ति करने के लिए उसको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। इससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है। तो जहाँ वो 50 साल जिएगा वो फिर 40 साल ही जिएगा। अगर आप भी अपनी 10 साल तक जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको कम करना चाहते हैं तो छुट्टी के दिन काम कर सकते हैं। इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें ताकि उनको भी ये लगे कि जो भी व्यक्ति है उनका भी ध्यान रखता है कि सिर्फ काम 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 ही जीवन, ठीक है, काम करना चाहिए, जीवन जीने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने ही दूर हो जाए। तो ऐसे काम किस काम का, और अपनी ही सेहत पर असर पड़े तो ऐसा काम किस काम का है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेक्नोलॉजी ने कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्किंग को बनाया आसान, ठीक है। तो आप जैसे कि मान लो छुट्टी के दिन अगर फिर भी काम करना चाहते हैं, जरूरी है, इमरजेंसी है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि शरीर को आपको आराम देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रिफ्रेश नहीं हो पाओगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और उससे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने का चांसेस रहता है और आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी का शिकार हो सकता है। रिमोट वर्किंग में हफ्ते में 8 मीटिंग ज़्यादा करते हैं कर्मचारी, ठीक है। तो रिमोट वर्किंग डेज होते हैं जिसके अंदर सीजनल जो प्रोफेशन होता है, जैसे शादी ब्याह के अंदर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो मीटिंग ज़्यादा करने से जो स्ट्रेस बढ़ता है उसको कम करने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। रिमोट वर्किंग के दौरान कर्मचारी औसतन हफ्ते में 8 मीटिंग ज़्यादा करते हैं। दफ्तर में इन मीटिंगों की संख्या कम लेकिन अवधि ज़्यादा होती है। इसके साथ ही कर्मचारी अपने सहकर्मियों के वो काम की बात ज़्यादा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने आपको कल बताया था ना कि ऐसे दोस्त से तो दुश्मनी बेहतर। PM रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सहेली की भूमिका संदिग्ध, मतलब सहेली शामिल होने के चांसेस हैं। अंजलि ने शराब नहीं पी थी, सहेली का दावा झूठा। जब सहेली ने क्या बोला था, ठीक है, जो उसकी सहेली थी निधि, ठीक है, उसने क्या बोला था कि उसने शराब पी रखी थी, वो गाड़ी चला रही थी और ऐसा। हादसे के बाद चुपचाप घर चली गई थी सहेली। CCTV में खुलासा हुआ तो गलत बयान देने लगी। ये कैसी सहेली, मैंने जैसे कहा था कि ये कैसे दोस्त, कैसी सहेली, जो निधि ने मौके से क्यों भागी मौके से। एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए था, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, सूचना क्यों नहीं दी और घर जाकर भी सूचना नहीं दी। अगले दिन मैं बताता हूँ आपको, निधि को तनिक भी खौफ नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था। जबकि अपना दोस्त अगर
मुसीबत में हो, मर जाए, तो नींद नहीं आती 2-3 दिन तक। पड़ोस में रहने वाले निशान ने बताया कि निधि देर रात तो घर आई, बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। उसने पहले दरवाजे पर लात मारी और फिर उसका फ़ोन चार्ज लगाया। इस दौरान निशान ने चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछा तो सिर्फ यही कहा कि उसकी स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। निधि बोतल पर रहती है और ये तो अपने काम की नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सवाल उठ रहे हैं जिससे उसकी जो स्थिति है वो संदिग्ध ठहराई जा रही है। निधि ने अंजलि से जान पहचान को लेकर झूठ क्यों बोला? होटल में कमरा बुक था तो रात को घर आने की कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। सुबह आ जाते जब कमरा ही बुक था तो। और शुरू में जब निधि स्कूटी चला रही थी तो हादसे के समय अंजलि क्यों चला रही थी? ये भी बात सही है। होटल से लेकर दुर्घटना स्थल तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय कैसे लगा? तो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। और रात के समय खाली रोड होती है, इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए। और दुर्घटना से पहले स्कूटी का हैंडल पकड़कर क्या उसने जानबूझकर कार सेट कराई? तो ये भी। निधि ने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऑब्वियसली बात है, जब अपना कोई दोस्त है गिर जाता है तभी हम उसको एकदम बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये तो एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। वो गाड़ी में उलझ गई थी, उसने ना किसी को फ़ोन किया, ना एम्बुलेंस को बुलाया, कुछ भी नहीं किया, घर जाकर सिर्फ सो गई। मुख्य सड़क से न जाकर वह गलियों से घर गई, क्यों भाई? तो ये भी एक कारण हो सकता है इसके शामिल होने का। थाने के पास गुजरने के बाद भी पुलिस को सूचना नहीं दी, तो इससे बड़ा दोस्त, मतलब इससे बड़ा दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया तो दोस्ती करो ही नहीं, मत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती मत करो, यह है कि दोस्ती करने से पहले भी एक बार ठोक पीन कर देख लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि हर किसी से दोस्ती करना भारी पड़ सकता है। रात में या अगले दिन भी किसी को कुछ नहीं बताया, तो रात में और अगले दिन भी किसी को कुछ नहीं बताया, ऊपर गई छत पर और धूप सेकने लगी, तो ये दोस्त कोई दोस्त के नाम पे कलंक है ये। तो आई होप आपके आज के करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।